अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। बिलाखिर 19 अय्याम के तवील इंतजार के बाद वजीर आजम ऑफिस से वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी आजम खान के दस्तखत के साथ DGISI की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वजीर आजम ऑफिस से जारी एलामिया के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। यह मुलाकात ISI में कमांड की तब्दीली और नए DGISI के इंतखाब के हवाले से वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरती अमल का हिस्सा थी। एलामिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान नए DGISI के चार्ट संभालने से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। इस एलामिया के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस को वजारत दफा से मुख्तलिफ अफसरान की फहरिस्त मौसूल हुई। वजीर आजम ने तमाम दर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के नाम की मंजूरी दे दी। यानी इंटरव्यूज के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम मंजूरी दी गई है। इस एलामिया ने गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी उन खबरों की तस्दीक कर दी है जिनसे हुकूमत इनकारी थी। यानी वजारत दिफा से हुकूमत को समरी मौसूल भी हुई थी। इंटरव्यूज के लिए पैनल भी था जिसमें से मुंतखब वही हुए जिनका ऐलान 6 अक्टूबर को ISPR ने किया था और एक प्रेस रिलीज आई थी। अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही DGISI होंगे, मगर इतलाक 20 नवंबर से होगा। शहर कायद का रुख करते हैं, जहां शाहराह फैसल पर कायम नस्ला टावर को बम से उड़ा देने की अदालती अहकामात के बाद जिले इंतजामिया ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पहले मरहले पर रिहायशी टावर के पानी और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। अब अगला मरहला टावर को मुनहदम करना है। सवाल यह है कि जिले इंतजामिया टावर को कैसे मुनहदम करेगी। नस्ला टावर की 250 मुरबा फीट की जगह को गैर कानूनी करार दिया गया है। क्या इसी से मुत्तसिल दीगर सरकारी और गैर सरकारी इमारत को भी मुनहदम किया जाएगा? क्या दीगर बिल्डिंग्स भी ज़ेर असर आएंगी? अब जिन्होंने 250 मुरबा फीट की गैर कानूनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, सवाल तो ये भी है कि इमारत के रिहायशी कहाँ जाएंगे। आज 65 बरस बाद लोगों के ख्वाब रेत होने जा रहे हैं। इन उम्मीदों के शिकस्ता होने का जिम्मेदार कौन है? नस्ला टावर को NOC देने वाले इदारों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या नस्ला टावर शहर कायद में एक मिसाल बन सकेगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो सकेगा? अदालत ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए नस्ला टावर को गिराने के अहकाम दिए हैं। अब कंट्रोल्ड ब्लास्ट उमूमन सुरंगें बनाने या शहरी इलाकों में बोसीदा इमारत गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। इमारत के सतूनों, बीम्स और स्लैब के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया जाता है। बारूदी मवाद की तनसीब इस तरीके के साथ की जाती है ताकि सारा धमाका खेज मवाद एक मुश्त फटे, यानी एकदम से अचानक से धमाका हो और वो बिल्डिंग जमीन बोस हो जाए। ऐसा होने की सूरत में इमारत बिल्कुल सीधे से गिरती है और चंद सेकंड्स में मलबे का ढेर बन जाती है। दुनिया भर में भी यही टेक्निक इस्तेमाल होती है, मगर पाकिस्तान में ये टेक्निक FW इस्तेमाल करती है। लेकिन इस इदारे को भी शहरी इलाकों में काम करने का तजुर्बा नहीं है। यानी इस इमारत को मुनहदम करने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद ली जाएगी। शहरी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक नस्ला टावर अदालती नोटिस के अंदर गिराना फिलहाल मुश्किल अमर दिखाई दे रहा है। उधर नस्ला टावर के रिहायशी इस वक्त शदीद इस्तराब में है। उन्हें अपने ख्वाब और सरमाया दोनों डूबता हुआ दिखाई दे। इस हवाले से मुतासरीन का क्या कहना है, उनकी क्या राय, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप 3 महीने में बिल्डर को बोला गया था कि पैसे दे दें। हमारा तो तमाशा बना हुआ है यहाँ पे, बहुत परेशान होगा। ये नया पाकिस्तान, ऐसे पाकिस्तान को लग जाए जो किसी को सुकून ही नहीं दे सके। सर, हमें हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। हमें ये ऑर्डर जब पास हुए थे, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इनको पैसे दे जाएं। बिल्डर से भी हमारी बातचीत चल रही है, उन्होंने भी हमें अभी तक कुछ कहा नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि हमें पैसे, सर हम कहाँ जाएंगे? हमें नहीं पता यार, बिल्डर गलत है, हमें नहीं पता सिंधी मुस्लिम सोसाइटी गलत है, हमें नहीं पता KDA गलत है, हमें नहीं पता कौन गलत है। हमारे पैसे दिलवा दीजिए ताकि इज्जत से हम चले जाएं और सिंध गवर्नमेंट इसकी गारंटी बने और हमें पैसे सिंध गवर्नमेंट दे दे। हम यहीं टिके हुए हैं। अगर इनको लगता है कि इस तरह करके ये हमें निकाल सकते हैं तो इस तरह तो नहीं हो सकता। पैसे लिए बगैर तो हम नहीं जाएंगे यहाँ से। बेशक इनके पास बहुत ज्यादा टेक्निक आ गई है, उड़ा दें ऐसे ही। अब हुकूमत तो अदालती अहकामात पर अमल करने के लिए संजीदा दिखाई दे रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब के मुताबिक नस्ला टावर गिराने का फैसला अदालत ने किया है और हुकूमत इसे मानने की पाबंद है। इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब का क्या कहना है, सिंध हुकूमत का क्या वर्जन दे रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके साथ रखता है। गिराने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया, फैसला अदालत ने किया। तो जो अदालती फैसला होगा वो किसी भी सरकारी अफसर को फॉलो करना जरूरी है। हम उस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। अब एडमिनिस्ट्रेटर कराची तो अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पुरज़्म है, लेकिन सवाल ये है कि जो नस्ला टावर के मकीन है, क्या उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी? क्या उन्हें कोई मुतबादिल फराम किया जाएगा या बिल्डर से रकम बरामद कराकर इन लोगों तक पहुंचाएगी? रिहाइशों को निकालते वक्त यकीनन मुतवक्की कशीदगी से कैसे निपटा जाएगा? मौके पर कुछ कफल हो सकता है, उसके लिए इंतजामिया को इंतजामात करने हैं। क्या मामला खुश उसलूबी से हल करना मुमकिन भी है?
हुकूमत बिल्डर से पैसे लेकर मुतासरीन को कैसे इस हवाले से क्या मैकेनिज्म बनाया जाएगा? शहर कायद की सियासी जमातें मामले को हल करने में संजीदा क्यों नहीं है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज शहर कायद का हर बासी जानना चाहता है। इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फ़हीमुज़्ज़मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम जारी कर दिया है कि नस्ला टावर को कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए से उड़ा दिया जाए। अब दिक्कत किसके लिए है? क्या इंतजामिया के लिए मुश्किल है या जो मकीन है नस्ला टावर के उनके लिए दिक्कत हो जाएगी? नहीं, किस चीज का? कंट्रोल ब्लास्ट का या गिराने का? किस चीज की मुश्किल की बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं दोनों मुश्किलात की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता चला है कि कंट्रोल ब्लास्ट जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास मौजूद ही नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते। मामूली सी, बहुत ही मामूली सी चीज है। आपके मुल्क में दर्जनों डिमोलिशन की कंपनीज हैं, पायरोटेक्निक्स। बेसिकली कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। जो कॉलम्स होते हैं जो कि वेट बेयर कर रहे होते हैं, उनके अंदर ड्रिल करके, सुराख करके जो है छोटे छोटे चार्जेस लगाए जाते हैं और उनको साइमल्टेनियसली ब्लास्ट किया जाता है। ये बहुत ही मामूली सी चीज़ है। आप JF-17 थंडर बनाते हैं, आप अल खालिद टैंक बनाते हैं, आप एक बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं कर सकते। ये तो मतलब अब ये कि जोहला की सरकार है या ब्यूरोक्रेसी है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? यानी इंतजामिया इसको बतौर उज़र पेश कर रही है फिर, यानी आपके कहने का मतलब ये है। तो दूसरी तरफ फिर अब जो रियल प्रॉब्लम में है वो तो नस्ला टावर के मकीन होंगे फ़हीमुज़्ज़मान साहब। पहली बात तो ये कि इस वक्त कितने मकीन हैं, किसी ने इस बात का कोई सर्वे किया है? एक बात। नंबर 2, देखिए, कानून हमारे यहाँ एक चीज़ कहलाती है ईजमेंट एक्ट 1882। उसके हिसाब से अगर मेरे और आपके घर में भी अगर 25 साल तक पब्लिक रोड या रास्ता गुजरता हो तो उसको मैं या आप बंद नहीं कर सकते। ये कानून के अंदर सड़क के ऊपर कब्जा जो है किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। ना उसकी कोई कंडोनेशन है, ना उसकी कोई रेमेडी है। सिर्फ और सिर्फ रेमेडी है कि उसको तोड़ के ख़त्म किया जाए। तो भाई, अगर आपने सड़क पे अगर इंक्रोच अपॉन किया है और अगर सड़क को रिस्टोर कराया जा रहा है तो उसमें तो ये तो फिर बिल्डर का मसला है ना। ये तो बिल्डिंग जो है कैन ओनली बी डिमोलिश। जहाँ तक अवामुन नास का ताल्लुक है, वो लोग जिन्होंने अखबार में इश्तिहार देखे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के NOCs देखे, उसके ऊपर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अपने लिए अपार्टमेंट्स खरीदे, उनको बमा कॉस्ट ऑफ मनी, यानी कि अगर आज से 5 साल पहले लिया था 122 रुपए का डॉलर था, आज 171 रुपए का हो गया है। अगर उनको कंपनसेशन मिलने में साल लगता है तो और उनको साल भर के लिए अगर कोई अपार्टमेंट रेंट करना पड़ता है ऑफ इक्वल मकानियत, तो ये सारा का सारा पैसा जो है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की और बिल्डर की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ये पैसे कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो ये पैसे भी देने पड़ेंगे। जो सिंध हुकूमत है वो तो अपने आप को डिस्टेंस किए हुए है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, उन अहकामात की अमलदारी हमें करना है। लेकिन इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची का जो स्टेटमेंट है वो भी ऑन रिकॉर्ड है, वो भी कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल अमर होगा। तो वो इदारे जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ है, उन इदारों पर कौन शिकंजा कसेगा सर? नहीं, आप देखिए ना, मसला ये है, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी हुई, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सामने क्लियर कट वो मौजूद है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ये फरमाते हैं कि वो ये मुश्किल अमल है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और किसी ऐसे आदमी को मौका देना चाहिए जो कि ये कर सके। तो कोई इशू नहीं है ना, आप नहीं कर सकते, हट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा तो कानून का जो इंसाफ का जो इदारा है वो तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टिव देती है। तमाम इदारे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फौज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो, चाहे चीफ मिनिस्टर सिंध हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, बाय लॉ आइन के तहत उनको इनके ऊपर अमल दरामद करना एक मस्ट है। जो नहीं कर सकता या तो वो पतली गली से निकल जाए। बाकी ये तो आए बाएं शाएं है ना, ये तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है मतलब अकोमोडेट करने वाली बात है। अगर फ़हीमुज़्ज़मान साहब, एडमिनिस्ट्रेशन इज बाउंड टू एग्जीक्यूट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। अब अगर ये टेस्ट केस के तौर पर इसको लिया जाए,
अगर नस्ला टावर गिरा दिया जाता है एक हफ्ते के अंदर, तो उसके बाद ऑब्वियसली एक सिचुएशन तो डेवलप होगी, लेकिन इसके बाद और कितनी इमारतें हैं? ऑब्वियसली एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, उसके बाद क्या कराची में हम पै दर पै कंट्रोल ब्लास्ट ही देखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कराची में क्रिमिनलिटी का नोटिस लेना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है, ये जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के मैनेजर्स की है, ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर कराची की है। ठीक है, बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट को तमाम इदारे, चाहे वो केएमसी या कराची शहर का एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट है, उसने इन एड आना है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा दे, आपको जुर्माना करे, आपको जेल में डाले, आपके साथ जो वो मुनासिब समझती है वो करे। देखिए, इन तमाम चीज़ों का मतलब क्या है? इन चीज़ों का मतलब ये है कि यार अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान के अंदर, कराची शहर के अंदर कानून को की अमल दरामद करो, कानून को के साथ खिलवाड़ मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीमुज़्ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, इस वक्त MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा उसामा कादरी साहब ने भी ज्वाइन किया है। उसामा कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नस्ला टावर से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। ये बताएगा कि MQM पाकिस्तान इस मामले पर कहाँ खड़ी? नस्ला टावर के मामले में जो बात की जा रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात तो अपनी जगह, लेकिन असल चीज़ ये है, इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस माफिया के पीछे उन गरीब लोगों का क्या कसूर है कि जिन्होंने नस्ला टावर में अपनी जमा पूंजी, अपना तमाम कुछ जो है वो वहाँ पर उसकी नज़र कर दिया। उस वक्त वो इदारे कहाँ थे? उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? और उस वक्त सूबाई हुकूमतें कहाँ थी? और कादरी साहब, देखिए, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि ये मामला है तकरीबन 2012-13 का, तो उस वक्त कराची को कौन देख रहा था? मेयरशिप किसके पास थी? एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास थी? देखिए, जहाँ तक देखने का ताल्लुक है ना, तो ये आपको भी अच्छी तरह पता है कि कराची जो है वो बैनुल कौमियती जमातों का और लोगों का एक शहर है। इसमें जो है, इसमें कितना इख्तियार जो है केएमसी के पास है? क्या उस जमाने में केएमसी के पास जो है SBCA था, क्या KDA था, क्या मास्टर प्लान, क्या MQM के यानी उस मेयर के पास था? देखिए, कहना ये चीज़ें बहुत आसान है कि ये MQM जो है वो रूल करती है कराची शहर में बल्दियात के ज़रिए, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मेन कहानी तो यही है कि सिंध हुकूमत जो है तमाम तर इख्तियारात के हामिल सिंध हुकूमत है। हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि कराची के लोगों को गटर के इख्तियारात और जो है पानी के इख्तियारात, सफाई सुथराई के इख्तियारात ये दे दिए जाएं यहाँ के अवामी नुमाइंदों को। वो तक तो आज तक दिए नहीं गए, और आप मुझसे ये बात करते हैं कि उसामा कादरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ के जो मकीन हैं वो मुतासरीन हैं, वो इफेक्टीज हैं, लेकिन ये नस्ला टावर जिस जगह पर तामीर हुआ है और जो सर्विस लेन उसमें आ रही है, क्या ये सरासर ज्यादती नहीं है? आज सप्लाई लाइंस कटी हैं यूटिलिटी के हवाले से और पता चल रहा है कि ये सब भी गैर कानूनी था। क्या ये ज्यादती नहीं है कराची के अवाम के साथ? देखिए, ये आपका सवाल तो बनता है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये कराची के, सिंध के वजीर आला से भी बनता है, वजीर बल्दियात से भी बनता है कि उन्होंने जो है आज 11-12 साल से वो सिंध पर हुकूमत कर रहे हैं। क्या उस वक्त जब ये चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे? क्या सबको पता नहीं है? और इस किस्म के नाजायज़ कामों में जिसमें आवाम की अरबा रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट हुई भी हो और आज उसको तोड़ने की बात होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये चीज़ नाजायज़ है तो मुझे ये बताइए कि ये कराची के पहाड़ों पर आबाद कच्ची आबादियाँ ये कैसे कायम है? इसके लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के हमारे इदारे आवाज़ नहीं उठाते। और आज भी कराची जैसे शहर में नई आबादियां कायम करके उसको कच्ची आबादी की लीज देकर और कदीम गोट उसको डिक्लेयर करने के बाद जो है वो कराची की जमीन पर इस तरह से कब्जा किया जा रहा है। साहब, देखिए जिस वक्त ये गैर कानूनी तामीरात हो रही थी, तजावुजात, कब्जा माफिया सरगर्म था, उस वक्त MQM एहतजाज कर रही थी। क्या आप धरना दे रहे थे? क्या आप इन इकदामात के खिलाफ निकले थे सड़कों पर? देखिए, उस वक्त तो किसी को ये पता नहीं था कि ये जायज़ है या नाजायज़ कोई चीज़ बन रही है। और एक नहीं, 1400 यूनिट जो है
जिनके बारे में अभी तक खबर आई है कि वो नाजायज़ बने हुए। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यहाँ पर एक है, वो ये है कि जिस वक्त ये चीज़ें बनाई जा रही थी और आवाम का पैसा जो है वो लिया जा रहा था, तो उस वक्त कराची का मास्टर प्लान, KDA और SBCA ये वहाँ पर क्या कर रहे थे कि इन्होंने जो है इस नाजायज़ बिल्डिंग को, नाजायज़ इमारतों को बनने में क्या किरदार अदा किया, या उसी वक्त रोक दिया जाता और आवाम को आगाही दे दी जाती कि ये नाजायज़ जगह पर बनाया जा रहा है। देखिए, आवाम इसमें बेकसूर है। आवाम ने अपनी जमा पूंजी जो है बिल्डर को दी है, क्योंकि बिल्डर के पास NOC भी होगी, SBCA की भी होगी, मास्टर प्लान का नक्शा भी होगा और दीगर यूटिलिटीज़ जो वहाँ पर हुई, तो वो कैसे लगा दी गई। इसमें तमाम इदारे तो अपनी जगह मुजरिमाना काम किए उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ बरी ज़िम्मा न तो सूबाई हुकूमतें अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे सकती है और न SBC। लास्टली मुझे ये कहेगा सर, आज यूटिलिटी लाइंस तो काट दी गई हैं, गैस, पानी, बिजली ऑब्वियसली अब इस वक्त वहाँ पर मौजूद मकीनों के पास नहीं है। अब जब नस्ला टावर ज़मीन बोस हो रहा होगा, उस वक्त MQM पाकिस्तान का क्या रोल होगा, आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए, हम अखलाकी तौर पर हम जो है नस्ला टावर के मकीनों के साथ खड़े हुए हैं, उनसे इजहार हमदर्दी भी करते हैं और जिस फोरम पर आवाज़ उठाने की बात हुई है उस फोरम पर हम आवाज़ भी उठाएंगे उनके लिए। देखिए, कराची में सिर्फ एक नस्ला टावर जो है कोई एक बिल्डिंग ऐसी नहीं है। मैंने कई मरतबा बारहा प्रोग्रामों में कहा है कि 10,000 बिल्डिंग्स जो हैं बगैर नक्शों की अप्रूवल के और सिर्फ SBCA की मर्जी और मंशा के मुताबिक बनाई जा चुकी हैं, और उनमें जो है उन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा गया जो बेसिक इंसान की ज़रूरियात से मुताल्लिक होती हैं, हिफाजत से मुताल्लिक जो चीज़ें होती हैं। तो जनाब, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इसमें नस्ला टावर के बनने में कोई एक दिन में और 2 दिन में और चंद साल में नहीं बन गया, इसमें साल लगे। इसमें जो इदारे इन्वॉल्व हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या सज़ा तजवीज़ की है, मुझे उसका इंतज़ार है। बाकी नस्ला टावर के अवाम के साथ MQM बहैसियत कराची की नुमाइंदा जमात हम साथ खड़े हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कार्रवाई करनी है तो आज नस्ल टावर के साथ जो है ये हो रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की बुनियादी जिम्मेदारी ये भी बन जाती है कि वो देखे कि आज जो नए गोठों की गोठ आबाद स्कीम के जरिए जिन गोठों को आबाद किया जा रहा है, आप सुपर हाईवे पर सोहराब गोठ से आगे निकले तो आपको राइट हैंड पर ये सारी आबादियाँ जो है वो सिंध से लाकर यहाँ पर बिठा दी गई हैं, और ये इन आबादियों को भी गोठ आबाद स्कीम के तहत जो है। बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब आपके वक्त के लिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा उसामा कादरी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 70 बरस के रिकॉर्ड कैसे तोड़े हैं, बड़ा मामला है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार के 3 बरस बीत चुके हैं। शहरियों को खाने पीने की अशिया में असर है और ना ही बिजली, गैस और पानी खरीदने की उनमें सख्त बाकी है। इसी दौरान वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए एक बड़े खतरे का इजहार कर दिया है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में हालिया महीनों में खुर्दनी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे के सबब आबादी का बड़ा हिस्सा ग़िज़ाई किल्लत की तरफ बढ़ रहा है। बैंक के मुताबिक सेहतबख्श ग़िज़ा तक रसाई ना होने के बायस 68% आबादी ग़िज़ाइयत का कमी का शिकार हो रही है और अशिया खुरोनोश की कीमतों में हालिया इजाफे ने सूरत हाल को मज़ीद मखदूश बना दिया है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में मई 2020 से लेकर मई 2021 तक यानी सिर्फ 1 बरस में खाने पीने की अशिया 14.8% महंगी हुई हैं। आज ही इदारे शुमारियात ने एक और बड़े खतरे से आगाह किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 3 बरस के दौरान 70 साल के महंगाई के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बिजली से लेकर पानी तक और आटे से घी तक कोई भी चीज़ तब्दीली से महफूज नहीं रही। इसका जवाब लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ही बता सकती है कि मामला मज़ीद कहाँ तक ख़राब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत यानी आपकी हुकूमत के दौर में महंगाई से मुतालिक 70 साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। अशियाए ज़रूरिया 133% महंगी हुई है सिर्फ 3 साल में। और ये मैं नहीं कह रहा आलिया हमजा साहिबा, यह आपका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, इदारा शुमारियात कह रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जिसने रिपोर्ट कोट की है ना, मैं उनका आपको बता देती हूँ। एक द न्यूज़ आप जिससे कह रहे हैं, एक जंग अखबार कह रहे हैं और एक डॉन का अखबार कह रहे हैं, तो हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि शायद वो वाकई ही ना ग्राफ्स देखते हैं और ना ही वो स्टडी करते हैं। मतलब अगर झूठी रिपोर्ट्स को वो कोट कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकती इनके लिहाज से। और ये मैंने इसीलिए ग्राफ्स निकलवाए हैं। ग्राफ्स के लिहाज से ये जो पाकिस्तान की ये इन्फ्लेशन की बात करें, दैट इज़ नॉट द वर्स्ट पीरियड ऑफ कंट्री। मतलब अजीब बात है, यहाँ पर सूरत हाल क्या है कि पूरी दुनिया में महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, अमीर तरीन ममालिक घबरा गए। बरतानिया देख लें, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपना सवाल। बात यह है कि 70 साल रिकॉर्ड पाकिस्तान में टूटा है महंगाई का। अशियाए जरूरिया की कीमतें 133% महंगी हुई हैं। इसका डिनाइल है आपके पास? इसका कोई रिबटल है? ये खबर झूठी है क्या? जी मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इन्होंने ये गलत खबर दी है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें हेडलाइंस बनानी होती हैं, हमें एक हाइप क्रिएट करनी होती है, हमें अवाम में एक नाउम्मीदी फैलानी होती है। ओरिजिनल खबर ये है कि ये दो ग्राफ्स हैं और दो ग्राफ्स के लिहाज से है कि जी सबसे ज़्यादा जो जिस वक्त, और ये ग्राफ अगर मैं सामने मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ दिखा सकती हूँ कि अगर आप ये देखें कि 3 ईयर्स मूविंग एवरेज इन्फ्लेशन जो 3 साला पीरियड था वो 74, 76 या 9 से 11 यानी दोनों पीपल्स पार्टी के दौर में था। ये बार बार हम मीडिया पर आकर बताते रहे। हमारी हुकूमत में जो इन्फ्लेशन है दैट इज इंटरनेशनल इन्फ्लेशन। इनकी हुकूमतों में जो इन्फ्लेशन थी वो इन्फ्लेशन की वजूहात और मुझे साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान याद आ गए कि डिग्री होती है, असली हो या जाली। तो आलिया अफजल साहब, महंगाई तो महंगाई होती है, वो इंपोर्टेड हो या लोकल। देखिए जी, मैं बिल्कुल ऐसी बात से एग्री नहीं करूंगी। इसलिए एग्री नहीं करूंगी कि आजकल का जो ज़माना है, आप सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दे देंगे तो मैं बड़े आराम से क्लियर कर दूंगी। ये आप ये देख लें, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि ब्राज़ील, इंडिया, नाइजीरिया, यूएस, वहां सब जगह फूड की हाई प्राइसेस हैं। 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए। क्या इमरान खान साहब ने ब्राज़ील, इंडिया सब जगह महंगाई कर दी? ये CNN कह रहे हैं। और CNN क्या कह रहे हैं कि अमेरिकन सेइंग इट्स अ ग्लोबल इशू, यानी अमेरिका में जब महंगाई आती है तो अमेरिकन लोग ये कहते हैं कि ये महंगाई आलमी महंगाई है। आप ये कह रही है कि महंगाई हमारे यहाँ जरूर है लेकिन वो इंपोर्टेड है। ऐसी बात नहीं कर रही। आलमी बैंक की रिपोर्ट है, चले आलमी बैंक की रिपोर्ट कोट करते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आपकी नजर में झूठी है। आलमी बैंक ये कह रहा है कि हालिया महीनों में एशिया की कीमतों में इजाफे के सबब आबादी का बड़ा हिस्सा ग़िज़ाई किल्लत की तरफ बढ़ रहा है और ग़िज़ा तक रसाई ना होने के सबब 68% आबादी ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो रही है। ये भी झूठ बोल रहे हैं। देखें जी, मैं यही तो आपसे बात करने लगी हूँ। मुझे अगर आप बात कंप्लीट करने दें, पहले आप बता दें मैंने आपको क्या कहा है। मैंने क्लैरिटी के साथ कहा है द न्यूज़, जंग, डॉन, मैंने नाम लिया है। इन्होंने आज जो 70 साल महंगाई की हेडलाइन वाली रिपोर्ट दी है दैट इज अ रॉन्ग रिपोर्ट और हम उसका रिबटल दे रहे हैं। इसी तरह से दुनिया के अंदर नेचुरल गैस, जिस वक्त आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे ना, एक सेकंड, जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, देखिए जो आखिरी साल होता है वो इलेक्शन ईयर होता है, एवरीबॉडी नोज। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो क्या लोग आपकी पिंक शीट को, रेड शीट को, ग्रीन शीट को मानेंगे या वो ये पूछेंगे कि आप आ गई हैं? आप ये मुझे बताएं कि 175 रुपए से तजावुज कर गया डॉलर। ये डॉलर किसने बढ़ाया? ये मैनिपुलेट कौन कर रहा था? वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि महंगाई जो है वो 14.6% से ज्यादा है मजमूई तौर पर, ये किसने किया है? क्या वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रिकॉर्ड हाई हैं, ये साबिका हुकूमतें कर गई हैं? ये सवाल जब वो आपसे करेंगे तो क्या वो आपको वोट भी कास्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम या नहीं करेंगे या सोचेंगे? ये आलिया अफजल साहिबा, सवाल बड़ा सादा सा है मेरा। आपका जो सवाल है ना, इसका जवाब मैं आपको ये बता दूं, आज की पाकिस्तानी कौम बहुत समझदार है। आज की पाकिस्तानी कौम ये जानती है कि महंगे बिजली के सौदे जिन्होंने किए वो रिस्पॉन्सिबल है आज महंगी बिजली के लिए। इमरान खान साहब क्या करें? इमरान खान साहब डैम्स बनाकर जो सस्ती बिजली दे रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस कि हम भी IPPs के सौदे करते हैं, हम भी कमीशन खाते हैं, उसके बजाय हमने प्रेफर किया आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। बात जब होती है पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर, वो इतने समझदार है कि वो इस चीज को समझते हैं कि पिछले दौर के अंदर जो टैक्सेस जो लिए जाते थे वो 40% से आज की हुकूमत 20% यानी उनसे आधा टैक्स ले रही है। हम ये समझते हैं कि
अवाम आलिया सवाल हमजा ये साहिबा, करेगी I have to take a very quick short break। मुझे लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि हुकूमत ने 3 माह में मजीद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा ले लिया है। आप कहते थे साबिका हुकूमतें कर्जा लेती हैं, हम कशकोल तोड़ेंगे, IMF के पास नहीं जाए, बहुत कुछ कहा था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। ये 3 महीने के अंदर आपने मजीद 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्जा ले लिया है, ये कैसे जाएगा? मेरी तो एक सिंपल सी बात है, वो बात ये है कि हमने जितना कर्जा लिया है हम उससे ज्यादा रीपे कर रहे हैं। और बात इतनी सी है कि हमारे कर्जों से तो आज डैम बन रहे हैं जिसका आइंदा आने वाली नस्लों को फायदा होगा। हमारी वाले जो हम लोग हैं, हम उन चीजों के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं कि जिनसे इस कौम को फायदा होने। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर क्यों कर रहा है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां एक जानिब महंगाई के जंग पर काबू पाने में नाकाम रही है, वहीं फॉरेन फंडिंग केस PTI पर एक तलवार बनकर लटक रहा है। लेकिन 7 बरस गुजर चुके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल इस केस का फैसला नहीं कर सका है। ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहां पर डिलेज आ रहे हैं, बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, PTI फॉरेन फंडिंग केस 7 साल हो गए इस केस को लगे हुए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस केस को डिसाइड नहीं कर पाया। ये डिलेज कहाँ हो रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब? ये वैसे असूली तौर पर हमें भी बड़ी तशवीश है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अभी फॉरेन फंडिंग केस जो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने 7 साल से ज़ेर अल्तवा है, ज़ेर समात है, और उस पर जो है कि हुक्मरान जमात तो ठीक है अपना एक रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, हाई कोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक स्कूटरी कमेटी बनाई है, तो हमें उनकी पूरी सरारियत का हमें खुद बड़ी तशवीश है कि वो कमेटी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के भी अंडर नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन के भी अंडर नहीं है। वो खुद एक आज़ादाना, खुद मुख्तराना वो पॉलिसी इख्तियार कर रही है, मीटिंग करती है, हेयरिंग करती है, और इसमें इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि हम स्कूटरी कमेटी के मामला में मुदाखलत नहीं करेंगे और ना हमें मालूम होगा कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ हमको अखबारात के जरिए पता चलता है कि उनकी क्या कार्रवाई है। लेकिन मसला ये है कि असूली तौर पर अब हमें भी इस पर तशवीश हो रही है कि स्कूटरी कमेटी 7 साल से जो है वो क्यों इस पर देखिए, अगर ये मामला अगर मजीद इल्तवा का शिकार रहता है तो इसके असरात आम इंतखाबात पर भी मुरतब होंगे। खैर है, जब आम इसलिए मुरतब होंगे कि जब एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर तो वही नोटिफिकेशन हो जाता है रिटर्निंग ऑफिसर का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरा कार से बाहर हो जाते हैं, उनको अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हैं, वो खुद मुख्तार होते हैं। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ करना नहीं, हम जो मर्जी कार्रवाई करें, जो जिस तरह चाहे हम इलेक्शन को लेकर आगे चले, तो इलेक्शन कमीशन तो हमारे मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो अब इस तरह के बड़े अहम फैसले करते हैं। ये बताइए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो मजीद इल्तवा से बचने के लिए, मजीद ताखीर होने से बचाने के लिए इस मामले को क्या किरदार अदा कर सकते हैं, यानी उनके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या पावर्स हैं जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? स्क्रूटनी कमेटी तो कर रही है, आपने कहा वो बाला कर रही है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या रोल प्ले कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? अब इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब इलेक्शन कमीशन 2 मेंबर और चीफ इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का ये फर्ज है कि वो स्क्रूटनी कमेटी से जो भी इनके पास उन्होंने अभी तक जो कार्रवाई की है, जो फाइंडिंग की है, फैक्ट फाइंडिंग की है, रिपोर्ट की है, वो उनसे तलब करके अपना फैसला करें। उनको बाकायदा उनको नोटिस जारी करें, उनको बाकायदा हुक्म जारी करें कि जनाब आप 1 हफ्ते में 10 दिन में जो है रिपोर्ट मुकम्मल करें। ठीक है कि कुरान जमात तो कोई ना कोई अल्तवा के लिए कोई बहाना करेगी, किस तरह दरखास्तें देंगी, मुजर उनके पास तो अपना एक हरबे होते हैं हर गवर्नमेंट के पास, तो उन हरबों से निपटने के लिए तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि स्क्रूटनी कमेटी को हुक्म जारी करें कि 15 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें, और बाकी पर हम फैसला करेंगे आपने क्या 7 साल में क्या कार्रवाई की है। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, इलेक्शन कमीशन का रिट का सवाल है। जी कुंवर दिलशाद साहब, लास्टली ये कहिएगा, अकबर एस बाबर साहब जो बानी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मुद्दई भी हैं इस केस में, उनके साथ हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं कि असल में इस केस का फैसला तब आएगा जब वक्त का तकाजा होगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या वक्त आन पहुंचा है कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए अब, या अभी वो वक्त नहीं आया है?
वो अपने से बाबर मुद्दई है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन नजर तो यही आ रहा है बज़ाहिर कि जो, लेकिन जहां तक हमारी इतला है उसको इलेक्शन कमीशन को अभी किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, लेकिन इंटरनल तौर पर स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इलेक्शन कमीशन के मेयार के मुताबिक आगे नहीं बढ़ रही। तो सबसे बड़ी नुकते तो हम कहेंगे कि जो गलती को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो डिले हो रहा है वो स्क्रूटनी कमेटी की तरफ से हो रहा है कि जो फैसला आए वो अपना फैसला करके इलेक्शन कमीशन को हवाले करे, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो बाकायदा मीटिंग करेगा, हियरिंग करेगा, बाकायदा ओपन समाअत करेगा, तो फिर उसका सारी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है। फिलहाल स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इसमें बाकायदा ताखीरी हरबों की लपेट में आई हुई है जी, वो उसकी लपेट में ना आए, अपना आजादाना फैसला करें। और एक और बड़ी अहम बात यह है कि ठीक है कि पीपल अपने PTI ने मुस्लिम लीग नवाज की और पाकिस्तान पीपल पार्टी की फंडिंग के बारे में जो दरखास्त दी वो अलहदा केस है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। स्क्रूटनी कमेटी को बगैर किसी दबाव के आज़ादाना फैसला लेने की जरूरत है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो भारत से दूरी किस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब ला रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अफगानिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी भारत की अरबों रुपए की सरमायाकारी डूब रही है। नफरतों का जो बीज गुज़श्ता 50 बरस भारत ने बंगाली अवाम के कल्बो अज़हान में बोया था, अब वो सीधा हो रहा है। बंगाली अवाम की पाकिस्तान से मोहब्बत एक बार फिर नफरतों को ख़त्म कर रही है। 5 दहाइयों से ज़्यादा कन्फ्यूजन, नाराज़गी और नफरतों का बाजार ख़त्म हो रहा है। यक कालिब दो जान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन एक बार फिर मोहब्बतों का सफ़र शुरू होने जा रहा है। ढाका और इस्लामाबाद के माबैन कुर्बतें बढ़ रही हैं। नरेंद्र मोदी की नफरतों और बांग्लादेश पर दबाव से तंग हसीना वाजिद इंतजामिया नई दिल्ली से राहें जुदा कर रही है। इन्हीं कुर्बतों और मोहब्बतों का मुजाहिरा पाक भारत मैच के दौरान देखा गया, जब ढाका की गलियां जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन ताल्लुकात उस वक्त कशीदा हो गए थे जब 2009 में हसीना वाजिद ने 1971 के जंगी जराइम के नाम नेहाद मुकदमात को दोबारा बहाल करने का ऐलान किया था। नाउ इट्स बीन अ डेकेड, तकरीबन एक दहाई गुजर चुकी है और मामला बिल्कुल बदल रहे हैं, जिसके बहुत सारे जो है वो मुहर्रकात भी हैं और उनमें से जो बड़ा मुहर्रक है वो हिंदुत्व सोच है, RSS का नज़रिया है, जो बांग्लादेश के अंदर मोदी सरकार फ़रोग पाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर नफरतों का बीज बोकर एक नई लड़ाई शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त भारत के अंदर जो 3 अहम रियासतें हैं, वो आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो या फिर जो है वो त्रिपुर हो, इस हवाले से वहाँ पर कहा जाता है कि सेपरेटिज्म की तहरीकें सर उठा रही हैं, क्योंकि वहाँ बंगाली ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर हैं। जो हिंदू माइनॉरिटी है वो भी ये चाहती है कि इसको बांग्लादेश के साथ मिलाया जाए और एक ग्रेटर बांग्लादेश जो है वो वजूद में आ सके। जो मोदी सरकार को एक आंख नहीं भरा और इस नज़रिए को ख़त्म करने के लिए बांग्लादेश के अंदर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हसीना वाजिद बार बार मोदी सरकार को मुतनब्बे कर चुके हैं। शायद यही वजह है कि बाहर से हटकर अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ कुर्बतें बढ़ रही हैं और हो सकता है कि वो पाकिस्तान का विजिट भी करें। तमाम माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।